हेलो दोस्तों, रियल एडिक्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एंडीज माउंटेन्स फ्लाइट 571 की विनाशकारी दुर्घटना के बारे में पूरी कहानी जानेंगे। फंसे रहने के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके प्रयास जिनके कारण उन्हें अंतिम रूप से बचाया जा सका। यदि आप यहाँ नए हैं तो अपनी मनोरंजक कहानियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना याद रखें और नोटिफिकेशंस बेल ऑन करना न भूलें। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका की यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स। कुल मिलाकर 45 यात्री थे। कुछ खिलाड़ियों के परिवार और दोस्त भी उनके साथ थे। ये उड़ान लंबी नहीं होने वाली थी। आमतौर पर उरुग्वे से सैंटियागो जाने में केवल 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनको विशाल एंडीज पर्वत मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत के अलावा सबसे ऊंचे पर्वत यहीं पाए जाते हैं। ये खूबसूरत पहाड़ हमारी कहानी में यात्रियों के लिए विनाशकारी बन जाते हैं। उस दिन 12 अक्टूबर को पहाड़ों में तूफान आया था, जिसके कारण विमान उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद पायलटों ने बीच में रुकने और अगले दिन फिर से उड़ान भरने की कोशिश करने का फैसला किया। विमान रात के लिए अर्जेंटीना के मेडोजा में उतरा। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे 18 मिनट पर विमान ने दोबारा उड़ान भरी। पायलटों ने सुनिश्चित किया कि मौसम साफ हो गया है, तो यह अगले घंटे के लिए एक सहज उड़ान थी। दोपहर 3 बजे 21 मिनट पर पायलट विमान को नीचे उतरना शुरू करते हैं। विमान सैंटियागो के काफी करीब था, लेकिन अभी भी पहाड़ों में था। सैंटियागो शहर के ठीक बगल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। नीचे उतरते समय अचानक भयानक उथल पुथल मच गई। विमान क्षैतिज रूप से हिलने लगा। इसी समय विमान के चारों ओर बादल इकट्ठा हो गए। बादलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक विमान में अलार्म बज गए और चेतावनी लाइटें चमकने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। यात्री सीटों पर बैठे रग्बी खिलाड़ी डरे हुए नहीं थे। उन्होंने इस अशांति को गंभीरता से नहीं लिया। मजाक के बीच एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा और बादलों को साफ होते देखा, लेकिन तभी उसने देखा कि वे खतरनाक रूप से एक पहाड़ के करीब थे। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकला, पायलटों को एहसास हुआ कि वे एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं। तुरंत घबराकर वे विमान को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। विमान की जमीन पर टक्कर का अलार्म जोर जोर से बज रहा था। ऊंचाई हासिल करने के लिए पायलट अधिकतम शक्ति लगाते हैं पहाड़ के ऊपर से सुरक्षित उड़ान भरने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जाते वक्त विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। विमान का पिछला पूरा हिस्सा अलग हो गया। पीछे की सीटों की 2 पंक्तियां विमान से उड़ गईं। 3 यात्री उसे लेकर उड़ गए और गायब हो गए। विमान कुछ सेकंड तक ऊपर की ओर उड़ता रहा, लेकिन फिर अचानक नीचे गिरने लगा। कुछ सेकंड बाद एक और टक्कर हुई। विमान का बायां पंख टूट गया। कुछ और यात्री विमान से उड़कर नीचे गिर गए। अब विमान का केवल अगला हिस्सा ही बचा था और वो ग्लेशियर में गिर गया। ये 350 किलोमीटर घंटा की गति से ग्लेशियर से नीचे फिसला और अंततः 700 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सब कुछ नष्ट हो गया। विमान के आधार से यात्री सीटें फट गईं। विमान का कॉकपिट पूरी तरह से नष्ट हो गया और पायलटों की तुरंत मौत हो गई। यह विमान एंडीज में 3570 मीटर की ऊंचाई पर एक अज्ञात पर्वत पर टूटा हुआ पड़ा था। हैरानी की बात यह है कि जहाज पर सवार 45 लोगों में से 33 अभी भी जीवित थे। इस दुर्घटना में वे किसी तरह बच गए थे। समस्या ये थी कि उनमें से कई घायल हो गए थे और किसी को नहीं पता था कि वे कहां फंस गए हैं। बाद में पता चला कि यह विमान अपने तय रूट से 80 किलोमीटर दूर था और जीवित रहने की यह दर्दनाक कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, इन जीवित बचे लोगों का आगे क्या हुआ, इसकी कल्पना न तो वो लोग उस समय कर सकते थे, न ही आप अब कर सकते हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी है उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 की। आइए आज के वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। विमान एंडीज पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 45 लोग सवार थे। इस दुर्घटना के ठीक बाद 2 जीवित बचे थे जो गंभीर रूप से घायल नहीं थे। पहला 19 साल का रॉबर्टो कैनेसा और दूसरा 20 साल का गुस्तावो जर्बिनो। वे दोनों मेडिकल छात्र थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ये जांचना शुरू कर दिया कि कौन जीवित है और घायलों की कैसे मदद की जाए। उन्होंने देखा कि कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से एक 23 वर्षीय फर्नांडो पाराडो था जो खोपड़ी के फ्रैक्चर के कारण कोमा में था।
इन दोनों मेडिकल छात्रों ने जीवित बचे लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। उधर विमान के लापता होने के 1 घंटे के भीतर चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को एक सूचना मिली। जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए 4 विमान तैनात किए गए। उन्होंने शाम से लेकर रात तक दुर्घटना स्थल को खोजने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कुछ नहीं मिला। बचाव सेवा के अधिकारियों ने रेडियो प्रसारण सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि विमान किसी सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। समस्या ये थी कि विमान सफेद रंग का था और वो ऐसी जगह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जहां चारों ओर सफेद बर्फ ही बर्फ थी। बर्फीले पहाड़ों में इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात को बाकी यात्री काफी आशान्वित थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वे किसी तरह वहां रात बिता लेंगे और ठंड से बचने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तो अगले दिन कोई उन्हें ढूंढ लेगा। 5 घायल यात्री उस बर्फीली रात में जीवित नहीं बच सके। जीवित बचे लोगों की संख्या 33 से गिरकर 28 हो गई। इन बचे लोगों ने विमान के बचे हुए हिस्से को आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने विमान के पिछले हिस्से को बंद करने के लिए सीटों का इस्तेमाल किया ताकि वे अंदर गर्म रह सकें। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 अलग अलग विमानों को खोज अभियान में लगाया गया। उनके द्वारा चुना गया खोज क्षेत्र सही था। दुर्घटना स्थल का स्थान उस खोज क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी उन्हें दुर्घटना स्थल का पता नहीं चल सका। जीवित बचे लोगों ने विमान की छत पर SOS लिखने के लिए लिपस्टिक का उपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने SOS लिखना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास सभी पत्र लिखने के लिए पर्याप्त लिपस्टिक नहीं है। फिर उन्होंने सूटकेस का उपयोग करके बर्फ में एक बड़ा क्रॉस बनाने की कोशिश की ताकि ऊपर उड़ रहे खोजी विमान उन्हें देख सके, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह काम नहीं कर रहा है। उस दिन उन्होंने अपने ऊपर से 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 विमान उड़ते देखे। वे चिल्लाए, अपने हाथ लहराए और विमान को उन पर ध्यान देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इसी प्रयास में 1 दिन और बीत गया। अगले दिन 15 अक्टूबर को जीवित बचे लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। फिटोस्ट्रेच नाम के एक यात्री ने पानी पाने का एक तरीका खोजा। उन्होंने सोलर पैनल के रूप में एक मेटल शीट का उपयोग किया ताकि बर्फ को पिघलाने के लिए सूर्य की किरणों को केंद्रित किया जा सके, और उसने पानी की बूंदें शराब की खाली बोतलों में एकत्र कर ली। इसके अलावा कई यात्री सीट कुशन को स्नोशू की तरह इस्तेमाल करते थे और सीट में कॉटन का इस्तेमाल ठंड से बचाने के लिए किया जाता था। अगले दिन 16 अक्टूबर को दुर्घटना के 3 दिन बाद फर्नांडो पाराडो अपने कोमा से जागे। जैसे ही उसे होश आया, उसने देखा कि उसकी मां की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसकी 19 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पाराडो ने अपनी बहन को जीवित रखने की पूरी कोशिश की। वो उसके लिए भोजन और पानी लाया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुर्घटना के 8 दिन बाद उनकी बहन ने दम तोड़ दिया। अधिकतर यात्री कोस्टल एरिया से थे। इससे पहले उन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी थी, और अब अचानक -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतनी ऊंचाई पर बिना भोजन और पानी के वे किसी तरह जीवित रह रहे थे। इन खराब हालातों में एक और समस्या थी। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ों में बर्फ पर रिफ्लेक्ट होती है, तो यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन जीवित बचे लोगों के पास केवल 3 जोड़ी सनग्लासेस थे। दुर्घटना के 8 दिन बाद 21 अक्टूबर को सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने हार मान ली। उनका मानना था कि उन 8 दिनों में उन्हें जीवित बचे लोगों का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए खोज अभियान जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। इतने दिनों के बाद इस बात की बहुत कम संभावना थी कि कोई बच पाता। लिहाजा 142 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद इस सर्च ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर रोक दिया गया। इस बीच जीवित बचे लोगों को विमान की सीटों के बीच एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। एक जीवित रग्बी खिलाड़ी, रॉय हार्ले, एक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्साही भी था, इसलिए उसने रेडियो चालू करने का प्रयास किया। उन्होंने सुधार करके एक लंबा एंटीना बनाया, और उनकी कोशिशों की वजह से आखिरकार रेडियो ने काम करना शुरू कर दिया। ये रेडियो केवल एक ही तरह से संचार कर सकता था। जीवित बचे लोग बातें तो सुन सकते थे, लेकिन कोई संदेश नहीं भेज सकते थे। हादसे के 11 दिन बाद उन्होंने रेडियो ऑन किया और तब उन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन रद्द कर दिया गया है। उनका दिल पूरी तरह टूट गया। कुछ लोग ये खबर सुनकर रोने लगते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, यह महसूस करना कि उनकी दुनिया जीवित है और वे आपको मृत मानते हैं। फर्नांडो पाराडो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये खबर सुनने के बाद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो कुछ और ही योजना बना रहा था। 11वें दिन तक जीवित बचे लोगों के पास भोजन खत्म हो रहा था।
उनके पास शुरू करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वहां केवल 8 चॉकलेट बार, 1 टिन मसल्स, 3 छोटे जैम के जार, बादाम का एक जार था, मूंगफली का एक डिब्बा, कुछ खजूर, कैंडी, सूखे आलू बुखारे और शराब की कुछ बोतलें। दुर्घटना के कुछ दिनों बाद उन्होंने भोजन की राशनिंग शुरू कर दी। वे हर दिन बहुत कम खाते थे। पाराडो ने 3 दिनों तक चॉकलेट से ढकी मूंगफली खाए, बस एक मूंगफली। लेकिन राशनिंग पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि खाना लगभग खत्म हो चुका था। 3800 मीटर की ऊंचाई पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, न ही कोई जानवर था जिसे मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरह खत्म हो गया और कुछ लोगों ने विमान के कुछ हिस्सों को खाने की कोशिश की। उन्होंने सीटों में लगी कॉटन और लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वे और अधिक बीमार हो गए। ऐसे में जब भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा तो इन बचे लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जीवित रहने के लिए उन्होंने फैसला किया कि उनके दोस्तों और परिवार के मृत शरीरों को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस दुर्घटना में मारे गए अधिकांश लोग दोस्त, सहपाठी, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार थे। हमें खाना है, और एकमात्र संभावित चीज उन लोगों के मृत शरीर थे जो इस विमान में थे। कैनेसा के मन में यह विचार आया। वो इसे आजमाने वाले पहले व्यक्ति थे। कुछ अन्य लोगों ने कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने तब मना कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद कोई दूसरा ऑप्शन न होने पर अंततः उन्होंने भी मानव मांस खाने का फैसला किया। 29 अक्टूबर को, दुर्घटना के 16 दिन बाद, जीवित बचे लोगों के लिए भोजन का ये स्रोत भी तेजी से खत्म हो रहा था। उनके पास कोई कार्ययोजना नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। स्थिति इससे बदतर नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर उस रात उन्होंने एक तेज बड़बड़ाहट सुनी। यह एक एवलांच निकला। पहाड़ की चोटी से बड़ी मात्रा में बर्फ इतनी तेजी से नीचे आ रही थी कि टूटा हुआ विमान बर्फ से भर गया। 8 लोग बर्फ में खो गए और उनका दम घुट गया। केवल 19 जीवित बचे थे। ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के नीचे एक छोटी सी जगह में फंस गए थे। पाराडो ने कुछ वेंटिलेशन की अनुमति देने के लिए बर्फ में छेद करने के लिए एक मेटल पोल का उपयोग किया। 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने बर्फ के नीचे एक सुरंग खोदी और बड़ी मुश्किल से वे बाहर आने में कामयाब रहे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक बर्फीला तूफान आ रहा है और जीवित रहने के लिए बर्फ की गुफा में वापस जाना समझदारी होगी। अगले 3 दिनों तक बचे हुए लोग किसी तरह उस तंग जगह में रहने में कामयाब रहे। 3 दिन बाद वे सरफेस पर वापस आए और मौसम साफ था। बाहर आने के बाद बचे लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं प्रयास करने होंगे। दुर्घटना स्थल पर बैठकर मदद की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें आखिरी सांस तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की जरूरत थी। कैनेसा, पाराडो और विजिंटिन सबसे मजबूत जीवित बचे लोगों में से थे। उन्होंने मिलकर उन्हें अधिक खाना और गर्म कपड़े देने का फैसला किया और वे मदद की तलाश में इधर उधर घूमने की कोशिश करेंगे। पहला काम स्थान का अनुमान लगाना था। दुर्घटना से पहले सह पायलट ने कहा था कि उनका विमान क्यूरिको से होकर गुजरा था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि वे पश्चिम की ओर कुछ किलोमीटर चलेंगे तो वे निश्चित रूप से चिली के कुछ ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनका अनुमान बेहद गलत था। दरअसल सह पायलट को नहीं पता था कि वो विमान को कहां ले जा रहा है। वास्तव में उनका दुर्घटना स्थल 89 किलोमीटर ईस्ट में एंडीज पर्वत के मध्य में था। फिर भी इस बात से अनजान, उन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक आराम किया। दुर्घटना के 33 दिन बाद 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने निकले। घंटों ईस्ट की ओर यात्रा करने के बाद उन्हें अपने विमान का पिछला टुकड़ा मिला। यह विमान का वो हिस्सा था जो सबसे पहले टूटा था। इसके अंदर उन्हें कई सूटकेस, चॉकलेट के डिब्बे, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, अतिरिक्त कपड़े, कॉमिक किताबें और कुछ दवाएं मिली। और इसके साथ ही उन्हें विमान का 2-वे रेडियो सिस्टम भी मिला। एक रेडियो जो न केवल आने वाले संचार की सुविधा प्रदान कर सकता है, बल्कि संदेश भी भेज सकता है। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। अभियान के अगले दिन वे थोड़ा आगे पूर्व की ओर चले, लेकिन इस पर चर्चा करने के बाद उनका मानना था कि उन्हें विमान के रेडियो को चालू करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विमान के मुख्य भाग से कुछ बैटरियां निकालने और फिर रेडियो चालू करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वे एसओएस कॉल भेजने में सक्षम होंगे। उन्हें टेल सेक्शन में 24 किलोग्राम की बैटरियां मिली, लेकिन ये बहुत भारी थी। वे इसे मुख्य दुर्घटना स्थल पर वापस नहीं ले जा सके। इसलिए उन्होंने इसे वहीं चालू करने का प्रयास करने का निर्णय लिया।
वे वापस गए और रॉय हार्ले की मदद ली, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ज्ञान था, लेकिन दुर्भाग्य से ये योजना काम नहीं आई। बात यह थी कि विमान की विद्युत प्रणाली 115 वोल्ट्स AC के साथ काम करती थी और उनकी बैटरी 24 वोल्ट्स DC थी। उन्हें जोड़ने का उनके पास कोई साधन नहीं था। कुछ दिनों तक उन्होंने रेडियो शुरू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई और रास्ता नहीं है। जीवित रहने के लिए उन्हें अब पश्चिम की ओर चलना शुरू करना था। दुर्घटना के 59 दिन बाद 11 दिसंबर को एवलांच हुआ। इसमें जीवित बचे 3 और लोगों की मौत हो गई। केवल 16 बचे थे। पश्चिम में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उन्हें रात में सोने के लिए एक प्लान की जरूरत थी। वे -30 डिग्री सेल्सियस की ठंडी रातों में कैसे जीवित रह सकते थे? जीवित बचे लोगों में एक 18 वर्षीय लड़का कार्लोस मिगुएल रोड्रिग्स भी शामिल था। उसे याद आया कि उसकी मां ने उसे सुइयों से सिलाई करना सिखाया था। वो अपने साथ सुइयां और सिलाई किट ले जा रहा था। उनका विचार कपड़ों के विभिन्न टुकड़ों को सिलकर एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाने का था। अगले दिन 12 दिसंबर को, जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी, 2 महीने बीत चुके थे। ये 3 बहादुर लोग पाराडो, कैनेसा और विजिंटिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए बिना किसी माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के निकल पड़े। पश्चिम के लिए एकमात्र निश्चित चीज चिली थी। पश्चिम की ओर जाने का मतलब था कि नीचे जाने से पहले उन्हें पहाड़ पर चढ़ना होगा। उन्हें अब भी विश्वास था कि वे केवल कुछ किलोमीटर दूर हैं। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन पैदल चलने से उन्हें मदद मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने मांस की 3 दिन की सप्लाई पैक की। और आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी स्किल्स के, बिना किसी ट्रेनिंग के, आप एक बच्चे की तरह हैं। खुद को ठंड से बचाने के लिए पाराडो ने 3 जोड़ी जीन्स पहनी थी। उन्होंने टी-शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर और पैरों में 4 जोड़ी सॉक्स भी पहने हुए थे। उन्होंने सॉक्स के ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी पहना हुआ था। ठंड बहुत ज्यादा थी। उनके पास कोई टेक्निकल गियर, कोई मैप, कोई कंपास और चढ़ाई का कोई अनुभव नहीं था। और इस ऊंचाई पर हवा काफी पतली हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद वे पहाड़ की ओर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जो स्लीपिंग बैग सिलवाया था वह रात में काम आता था। दिन भर वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। वे तीनों उस एक स्लीपिंग बैग में जितना संभव हो सके एक दूसरे के करीब सोए। और सूरज उगते ही वे चलने लगे। धीरे धीरे वे साथ साथ आगे बढ़ते रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन की सुबह उन्हें एहसास हुआ कि उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। आगे उन्हें अपनी यात्रा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि उनके पास बहुत कम या कोई भोजन नहीं था, विजिंटिन ने दुर्घटना स्थल पर लौटने का फैसला किया और केवल अन्य 2 ही आगे बढ़ेंगे ताकि कम भोजन की आवश्यकता हो। 15 दिसंबर को विजिंटिन ने वापस जाना शुरू कर दिया, जो आसान था क्योंकि यह पूरी तरह से स्लोप था। उन्होंने विमान की सीट को स्लेज की तरह इस्तेमाल किया और 1 घंटे के भीतर वो दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। इस पर्वत पर चढ़ने में उन्हें 3 दिन लगे, लेकिन केवल 1 घंटे में वो दुर्घटना स्थल पर वापस आ गए। पाराडो और कैनेसा पहाड़ पर चढ़ते रहे। 3 घंटे के बाद वे पहाड़ की टॉप पर पहुंचे और देखा कि उनके चारों ओर, जहां तक वे देख सकते थे वहां तक पहाड़ ही पहाड़ थे। बर्फीले पहाड़ों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पाराडो ने देखने के लिए कुछ और ढूंढने की कोशिश की। दूर वेस्ट होराइजन पर उन्होंने बर्फ रहित 2 माउंटेन पीक्स देखी। उन्होंने मान लिया कि उन्हें उसी दिशा में यात्रा करते रहना चाहिए। वे हार नहीं मान सकते थे। पाराडो और कैनेसा कई दिनों तक हाइक करते रहते हैं। आखिरकार वे एक वैली में पहुंचे। एक वैली जहां वे एक नदी को बहते हुए देख सकते थे। ऐसे में नदी तक पहुंचना बड़ी राहत थी, क्योंकि नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर यात्रा करते समय ढलान का रास्ता ढूंढना आसान था। वे चलते रहे और चलते रहे। और आखिरकार 9 दिनों की ट्रैकिंग के बाद 20 दिसंबर को उन्हें इंसानों की मौजूदगी का पता चला। उन्हें खेतों में कुछ गाय दिखाई दी। इस पॉइंट पर वे इतने थक गए थे कि वे आगे नहीं चल पा रहे थे। ठीक तभी नदी के दूसरी ओर उन्होंने घोड़ों पर सवार 3 व्यक्तियों को देखा। पाराडो ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नदी का पानी इतना तेज था कि उन लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन संयोग से उनमें से एक ने पाराडो और कैनेसा को देख लिया। उसने उनकी ओर देखा और वापस चिल्लाया। कल उन्होंने कहा कि वो अगले दिन वापस आ जाएंगे। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर वापस आता है और इस बार अपने साथ कुछ कागज और पेंसिलें लाता है। उसने कागज और पेंसिल को धागे से एक पत्थर से जोड़ा और नदी के दूसरी ओर फेंक दिया। पहली बार पाराडो को दुनिया को अपना संदेश भेजने का अपॉर्चुनिटी मिला।
पेराडो ने कागज पर स्पेनिश में लिखा, मैं एक विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया, कि वो उरुग्वे का रहने वाला था और 10 दिन से पैदल चल रहा था और उसके घायल दोस्त दुर्घटना स्थल पर थे। उन्होंने लिखा कि उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मदद कैसे मिलेगी। उनके पास खाना नहीं था, वे कमजोर थे और अब उनमें चलने की क्षमता नहीं रही। उसने बचाने के लिए कहा। उन्होंने पूछा कि वे कहां हैं। वहीं जिस शख्स को ये मैसेज मिला वो चिली के किसान सर्जियो कैटलान थे। उन्होंने इस नोट को पढ़ा और इशारों से बताया कि उन्हें समझ आ गया है। उसके 2 दोस्तों से बात करने पर पता चला कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है। कुछ महीने पहले उन्होंने खबर सुनी थी कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और जब इन दोस्तों को इस बात का एहसास हुआ तो वे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 महीने पुराने विमान हादसे में जीवित बचे लोग भी हैं। सर्जियो ने ब्रेड को नदी के दूसरी ओर फेंका और अगले 10 घंटों तक घोड़े पर बैठकर पश्चिम की ओर चलता रहा। वे अभी भी किसी गांव या शहर से बहुत दूर थे। आखिरकार जब वो नजदीकी शहर में पहुंचे तो आर्मी कमांड को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने सैंटियागो में आर्मी हेडक्वार्टर से संपर्क किया। इस बीच किसान पाराडो और कैनेसा को घोड़ों पर लॉस मेटेनेस ले आए, जहां आखिरकार उन्हें कुछ आराम मिलता है। ये पाया गया कि अपनी इच्छाशक्ति के दम पर उन्होंने पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। कैनेसा ने अपने शरीर का आधा वजन कम कर लिया था, तब उनका वजन केवल 44 किलोग्राम था। जैसे ही अन्य लोगों को उनकी कहानी के बारे में पता चला, यह अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। दिल दहला देने वाली ये कहानी वाकई अविश्वसनीय थी। जीवित बचे लोगों को तुरंत बचाने के लिए चिली एयरफोर्स ने 3 हेलीकॉप्टर भेजे। सेना के अधिकारियों ने लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पाराडो और कैनेसा का मदद लिया। पाराडो पायलट का उड़ान चार्ट अपने साथ लाया था और उसने उन लोकेशंस की योजना बनाई थी जहां वे पदयात्रा कर रहे थे। दुर्घटना स्थल का पता लगाने के लिए सेना के अधिकारी उन्हें हेलीकॉप्टर पर अपने साथ ले गए। पाराडो की मदद से बचे हुए लोगों का लोकेशन आर्मी कमांडरों द्वारा खोजा गया। दुर्घटना के 70 दिन बाद 22 दिसंबर 1972 को 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर फाइनली जीवित बचे लोगों की जान बचाने के लिए उनके पास पहुंचे। कुल मिलाकर 16 जीवित बचे लोगों को बचाया गया। वे बहुत बुरी स्थिति में थे, एल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, ब्रोकन बोन्स, मैलन्यूट्रिशन, लेकिन वे सभी ठीक हो गए। ये कहानी दुनिया के लिए आशा के बारे में एक सबक है। अगर आपने कुछ करने की ठान ली है और आप में धैर्य और इंसानियत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप चाहें तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। जैसा कि वे कहते हैं, Where there's a will there's a way। इसीलिए इस हादसे का दूसरा नाम मिरेकल ऑफ द एंडीज भी है। Downhill at 200 miles an hour. People screaming, people dying. It was वीडियो like देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना ना भूलिए।